ऑल इज नॉट वेल। हाल ही में जो भी घटनाएं चल रही हैं, चाहे फिर वो 1.5 साल से चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर रीसेंट इजराइल हमास वॉर, इससे एक बात तो पता चलती है कि जब बात आती है इंटरनेशनल पीस, जस्टिस या सिक्योरिटी की, तो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज यूनाइटेड नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स आपसे सहमत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक हम ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होकर रहेगी। और इन्हीं एक्सपर्ट्स में शामिल है एक और नाम, क्रेग हैमिल्टन पार्कर, जिनकी वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड सारी प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट बिल्कुल सही रही है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपर्ट्स हवा में तीर मार रहे हैं, इनफैक्ट इनकी रीजनिंग बहुत ही लॉजिकल है करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, जैसे कि ऑनगोइंग रीजनल वॉर्स या फिर चाइना और रशिया का सुपर पावर बनने का दावा करना। रशिया तो यूक्रेन पर अटैक कर चुका है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना या तो इसी साल या 2024 में सही टाइम मिलते ही ताइवान पर अटैक कर देगा। चलिए समझते हैं कि एक्सपर्ट्स का ऐसे मानने के पीछे रीजंस क्या है। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और इसी साल 2 नवंबर को रशिया ने एक ऐसा लॉ बनाया जिसके चलते रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया ऐसी ग्लोबल ट्रीटी से, जो कि बनाया गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करने के लिए। रशिया, जिसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो इस मूव से पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर वॉरफेयर का डर क्रिएट करना चाहता है। इतना ही नहीं, रशिया ने अपने आप को एक और ट्रीटी से बाहर निकाला जो कि कोल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी और जिसका मकसद था कन्वेंशनल वेपन्स के यूज को लिमिट करना। रशिया ने पोलैंड को भी धमकी दी कि अगर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन वॉर में कम नहीं करता है तो रशिया और बेलारूस उस पर भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि इजराइल हमास वॉर भी पुतिन का ही मास्टर प्लान है, ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज की अटेंशन रशिया से हटाकर मिडिल ईस्ट पर कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 के भयानक एक्सपीरियंसेस के बाद जब वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने रियलाइज किया कि इस वॉर से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी और ऐसा फ्यूचर में ना हो, उसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बनाए और बहुत सारी पीस ट्रीटीज भी साइन की। लेकिन अब एक एक करके ये सारे इंस्टीट्यूशंस और ट्रीटीज फेल होते जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके फरवरी 2022 तक वर्ल्ड में किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकती है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर किया। जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा था कि वो रशिया पर इस वॉर के चलते सैंक्शंस लगाकर रशिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करके रशिया पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि वो इस वॉर से पीछे हट सके। लेकिन ऐसा होने की बजाय इस वॉर ने इन वेस्टर्न कंट्रीज पर ही ज्यादा दबाव डाल दिया, इनके रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया और इन कंट्रीज के आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को और भी गहरा कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज जो कि ऑलरेडी यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन, डिफेंस और मॉनेटरी एड प्रोवाइड कर रही है, इन कंट्रीज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनको एक और फ्रंट पे एंगेज होना पड़ेगा और वो दूसरा फ्रंट है इजराइल हमास वॉर। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हजारों साल से चला आ रहा है, लेकिन जो अब रीसेंट एस्केलेशंस हो रहे हैं उनकी टाइमिंग्स हमें ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि ये अटैक एक्सीडेंटल है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब हमास जानता है कि इजराइल उनसे ज्यादा पावरफुल है और वापस अटैक जरूर करेगा, तो हमास ने ऐसा क्यों किया? हमास ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स कहां से अरेंज किए और मोसाद जैसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की नाक के नीचे ये प्लान इतना डिस्क्रीटली कैसे किया? इसके पीछे भी एक थ्योरी है। जब G20 2023 में यूएस और इंडिया ने IMEC रूट को प्रपोज किया, IMEC मींस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली को जोड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये IMEC ट्रेड रूट रशिया और ईरान के प्रपोज्ड INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ट्रेड रूट को अफेक्ट करेगा, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को यूरोप के साथ जोड़ेगा। यूएस के इस प्रपोज्ड IMEC ट्रेड रूट का ईरान और टर्की ने भी ओपनली अपोज किया है, ये कहते हुए कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है, जिसके चलते ये ट्रेड रूट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और टर्की का ये भी कहना है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई ट्रेड रूट नहीं बनना चाहिए। और इसी IMEC को डीरेल करने के लिए ईरान ने हमास को सारे वेपन्स प्रोवाइड किए और ये प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया। इस वॉर ने वर्ल्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक और जहां इजराइल को यूएस, कनाडा और बाकी की वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करी है, वहीं दूसरी ओर है ईरान और इट्स एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आती है कंट्रीज जैसे सीरिया, लेबनान और यमन। और नीचे नीचे काफी अरब कंट्रीज पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट कर रही है। इजराइल के सपोर्ट में
और इसराइल की ऑपोजिंग कंट्रीज को दबाव में रखने के लिए यूएस ने मिडिल ईस्टर्न रीजन में अपनी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि ये ट्रूप डिप्लॉयमेंट सिर्फ डेटरेंस या डराने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये इन कंट्रीज पर मिलिट्री एक्शन करने के लिए भी यूज कर सकती है, जो कि सीधा सीधा हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ऐसा होते ही रशिया ईरान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। ये दोनों हॉट वॉर्स जो कि चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, या दूसरी तरफ इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, ये दोनों सिर्फ इन चारों कंट्रीज के बीच में नहीं, इनफैक्ट ये एक ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट का ही हिस्सा है, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा रीजन चाइना हो सकता है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों से यूएस और चाइना के बीच में एक नया कोल्ड वॉर चल रहा है। पिछले कोल्ड वॉर की तरह इस बार भी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वर्ल्ड 2 गुटों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ है यूएस लेड ग्रुप ड्रीमलैंड, जिसमें आती है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान, और दूसरी तरफ है यूरेशियन हार्टलैंड कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन सब के चलते एक जो नया खतरा मंडरा रहा है वो है चाइना का ताइवान पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी। जैसे रशिया यूक्रेन को अपना एक इंटेग्रल पार्ट मानता है, ठीक वैसे ही चाइना ताइवान को एक अपनी टेरिटरी मानता है। और पिछले कुछ सालों से चाइना ताइवान पर अपना राइट बहुत एग्रेसिवली असर्ट भी कर रहा है। और दूसरी तरफ यूएस अंडर जो बाइडेन ताइवान के लिए फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है ताकि ताइवान इंडिपेंडेंट रह सके। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. चाइना और यूएस के लिए ताइवान सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान वर्ल्ड के 60% सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करता है और 90% से भी ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। और इस सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड को कोरोना वायरस एपिडेमिक के टाइम जरूर पता चल गई थी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बहुत फर्क पड़ा था। ये चाइना के लिए एक अच्छा टाइम है ताइवान पर अटैक करके उसको कंट्रोल करने का, क्योंकि वर्ल्ड की सारी मेजर पावर्स की अटेंशन या तो यूक्रेन पर है या मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर पर है। पर चाइना वेट कर रहा है परफेक्ट टाइम का, जो कि उसको मिलेगा यूएस में आने वाले 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान, क्योंकि उस वक्त यूएस के इंटरनल रिसोर्सेज और अटेंशन होगी डोमेस्टिक मैटर्स और पॉलिटिकल इश्यूज पर। और दूसरी ओर रशिया भी इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। ये बात जरूर है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं भी होती है तो दुनिया में प्रॉक्सी वॉर्स और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रॉक्सी वॉर्स वो वॉर्स होते हैं जो मेजर नेशंस छोटे और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू करवाती है। हम इस वीडियो में ये बात नहीं कर रहे कि कौन सी कंट्री सही कर रही है और कौन सी कंट्रीज गलत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इवेंट्स चल रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, इन सब की वजह से ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड ऑर्डर और पीस जिस तरीके से सफर करेगा उससे वापस आना शायद नामुमकिन है। हम सबके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस और बढ़ता है तो ये हम सबको इम्पैक्ट करेगी। हमारी लाइफ, लाइवलीहुड, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सबको इम्पैक्ट करेगी। इसलिए हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना और हमारे आसपास क्या चल रहा है इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी चाहूंगी हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस एंड अदरवाइज ऑल्सो इन सब चीजों को सोच समझकर और फिर किए जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।